बहुत समय पहले की बात है। बलियापुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ मूलचंद के यहाँ मजदूरी करता था और मजदूरी के बदले में सेठ मूलचंद मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। मंजू, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और पायल पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो मजदूरी करते हो उससे मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब इतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ मूलचंद जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब यह सेठ मूलचंद कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, यह कहकर कि जो मैंने मूलचंद जी से 300 पैसे उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 हज काट रहा हूं। हाँ मंगरू भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यह सेठ मूलचंद एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार सेठ मूलचंद जी ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी, और इस मूलचंद ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी, इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी मजदूर अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ मूलचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भी भरनी है। अरे, मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी मजदूर निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? मंजू, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिली आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मंजू? ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ मूलचंद सबको पगार देता है। अरे मोहन, ये ले अपनी इस महीने की पगार। सेठ जी, यह तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करना है, 1 महीने में 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटे आराम। देख मोहन, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 2000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे मोहन के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। मोहन चुपचाप वह पैसे रख लेता है। अरे भाई, ये सेठ मूलचंद 1 नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि तुम सब काम कम करते हो, आराम ज्यादा करते हो। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया,
ऐसे नहीं कहते। वह हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं, बस ये 2000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं, ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हरिया हमें मजदूरी के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ मूलचंद ही सहारा है। कुछ देर बातें करने के बाद सभी अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप। कितनी पगार मिली है? मंजू, इस बार सेठ जी ने बस 2000 ही दिए हैं। बस 2000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 निकल जाएंगे, फिर बचे हुए 1000 में क्या कर लेंगे? अब मैं क्या करूं मंजू? अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं मंजू, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहां से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहां पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है और जैसा कि मोहन ने कहा था, वह मूलचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। मोहन पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह मोहन को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर मोहन वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक एक शेर उसकी तरफ आता है। यह देखकर मोहन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब शेर वहां से निकल जाता है, तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो इस शेर के हाथों मारा जाता। पर ये मैं कहाँ आ गया? मोहन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखे एक घड़े पर पड़ जाती है। मोहन उस घड़े के पास जाता है। ये कैसी गुफा है और ये कैसा घड़ा यहां पड़ा है? इसे मैं घर ले जाता हूं, सामान रखने के काम आ जाएगा। मोहन जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है, रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर मोहन एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह मोहन से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। एक शेर मेरे पीछे पड़ गया था और उससे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहां कोई नहीं है तो यह घड़ा किसी का नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे छुआ। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मेरी नजर एक बार भी जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूं। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं एक जिन हूं और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूं। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में केवल वही इंसान घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस घड़े को छू पाए। अब तुमने इस घड़े को छुआ है तो यह घड़ा तुम्हारा हुआ। नहीं, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए। मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, तुम यह घड़ा ले जाओ। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई घड़ा है। जादुई घड़ा? क्या ये वही जादुई घड़ा है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई घड़ा हुआ करता था और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती था? हाँ मोहन, ये वही जादुई घड़ा है। अब तुम इस घड़े के मालिक हो
तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो, पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस घड़े में एक बार डालोगे, वह चीज ही तुम्हें बार बार इस घड़े में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस घड़े में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस घड़े में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। मोहन घड़े को लेकर घर आ जाता है। मंजू, यह देखो, यह मैं क्या लेकर आया हूं। क्या लाए हो आप? बस यह एक घड़ा। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? अरे मंजू, मेरी पूरी बात तो सुनो। यह कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं है, बल्कि यह एक जादुई घड़ा है। मोहन मंजू को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ मंजू, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। मोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान तेल की बोतल पर जाता है जो एक बार उसने मंजू को रखने को दी थी। मंजू, तुम उस तेल की बोतल को ले आओ। हम उस तेल की बोतल को ही इसमें डालेंगे और उस तेल से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। मंजू तेल की बोतल को ले आती है और उसे घड़े में डाल देती है। वह जैसे ही तेल की बोतल उस घड़े में डालती हैं, तो उसमें कई सारी तेल की बॉटल आ जाती हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी तेल की बोतल हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने सोनू और पायल के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन मोहन मूलचंद सेठ के यहाँ काम पर न जाकर तैल को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर मोहन तैल को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी मोहन से तैल खरीदा। इससे मोहन को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर मोहन घर आ जाता है। ये देखो मंजू, उस तैल को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल सोनू और पायल के स्कूल के फीस भर देना। मोहन ने घड़े की वजह से अपने बच्चों के फीस भरने के अलावा अपने दोस्तों को रोजगार भी दिया, जिससे उनका घर भी अच्छे से चलने लगा और सभी मिलजुल कर काम करने लगे।